हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भौतिक विभाजन। ठीक है, फिजिकल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का डायग्राम आपके सामने शो हो रहा है। इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को एक्चुअल में भौतिक रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे माउंटेन्स के बारे में, इसके बाद हम देखेंगे प्लेट्यूज के बारे में और फाइनली देखेंगे लोलैंड्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि जो सेकंड पीपीटीज में हम देखने वाले हैं कि ये कहां पर लोकेटेड किया जाता है, कहां पर ये स्थित है। तो आप देख सकते हैं ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट आपके सामने बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया पार्ट का ये वाला जो पार्ट है ये पूर्वी क्षेत्र है, मतलब ईस्टर्न एरिया है। ठीक है, और अगर हम बात करें ये वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र होगा, वेस्टर्न एरिया होगा, मतलब पश्चिमी भाग होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर हमें कौन कौन से फिजिकल नेचर या कौन कौन से भौतिक विभाजन मिलने वाले, हम इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। अगर हम पूर्वी क्षेत्र के बारे में बात करें, ठीक है, पूर्वी क्षेत्र के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में और देखेंगे कि ये कैसा पर्वत है, किस प्रकार का जो है मॉनसून लेकर के आता है या किस प्रकार से ये मौसम को प्रभावित करता है। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसके बाद अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाएं तो आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट। ठीक है, आप देख सकते हैं जो सेकंड पार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है पश्चिमी क्षेत्र में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के, ये है आपका सेंट्रल लोलैंड, मतलब मध्यवर्ती निम्न भूमि। ठीक है, ये धंसा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, ये हमारा जो सेकंड पार्ट रहेगा जिसे हमें पढ़ना होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट जो है ये है आपका पश्चिमी क्षेत्र है। ठीक है, ये पश्चिमी क्षेत्र है और पश्चिमी क्षेत्र में एक्चुअल में ये पठारीय क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। तो हम तीसरे फॉर्म में पढ़ेंगे पठारीय क्षेत्र, मतलब वेस्टर्न प्लेट्यूज। ठीक है, ये तीनों ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तीनों ही अलग अलग जो फिजिकल डिवीजन है वो एक्चुअल में अपने आप में अपना फीचर्स रखते हैं और जिससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो आपका डायग्राम दिखाई दे रहा है वो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का जो है वो नेशनल बर्ड है। क्या है ये, एमू। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं अगर एनिमल की बात करें तो कंगारू है और इसके साथ साथ इमू भी बना हुआ है। तो छोटा छोटा नॉलेज आपके पास होना चाहिए जिससे आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल जो है बना रहे कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में क्वेश्चन कहीं से भी आए और मुझसे तो बनना ही है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आप देख सकते हैं ये डायग्राम। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये हम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को बहुत अच्छे से यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो कॉन्सेंट्रेट हो जाइएगा आप जो है मेरी आवाज पर, मेरे लैंग्वेज पर, जिससे आपको एक्चुअल में 100% समझ में आए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ध्यान रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये नॉर्थ से लेकर के, ठीक है, नॉर्थ से लेकर के कहां तक फैला हुआ है, तो हम कह सकते हैं साउथ तक फैला हुआ है। ठीक है, मतलब उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, ध्यान रखिएगा उत्तर से लेकर के दक्षिण तक ये जो है माउंटेन या ये जो रेंज है ये फैला हुआ है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि पूर्वी क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट में हम बात करेंगे तो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक ये रेंज फैला हुआ है। ठीक है, कैसे बना है तो ध्यान रखिएगा ये एक्चुअल में भारत में आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि भारत का जो हिमालय है वो कैसा पर्वत है, मोरदार पर्वत है या वलित पर्वत है। तो ध्यान रखिएगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये भी एक प्रकार का फोल्डेड माउंटेन है। ठीक है, कैसा माउंटेन है ये, फोल्डेड माउंटेन है। ठीक है, फोल्डेड माउंटेन मतलब क्या होता है, यही मोरदार पर्वत के बारे में मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा फोल्डेड माउंटेन है, बट हिमालय से ये कैसे अलग है, तो हिमालय जो है नया मोरदार या नया वलित पर्वत है, लेकिन ये नया ना होकर के कैसा है, ओल्ड है, पुराना है। ठीक है, सबसे पहला अंतर आप समझ जाइएगा। तो ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो एक्चुअल में है तो वलित पर्वत ही, लेकिन पुराना वलित पर्वत है। ठीक है, इसमें एक और विशेषता आपको समझना होगा। पहला तो आपने समझ लिया कि ये मोरदार या वलित पर्वत है। सेकंड क्या है, सेकंड जो है आप देख सकते हैं जो आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, उसके अगर हम बात करें उस क्षेत्र में तो ध्यान रखिएगा उसका जो
उत्तरी भाग है, ठीक है, उत्तरी भाग में चौड़ाई, ध्यान से देखिएगा, उत्तरी भाग की जो है चौड़ाई अधिक है, ठीक है, चौड़ाई क्या है, अधिक है, याद रखिएगा। चौड़ाई अधिक होने का मतलब क्या है, जिन क्षेत्रों में चौड़ाई अधिक होती है उन क्षेत्रों की ऊंचाई ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे भारत की हम बात करें, भारत में जो हिमालय है, ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तो आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि हिमालय का जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र की चौड़ाई कम होने के कारण ही माउंट एवरेस्ट जैसी चोटियां पाई जाती है पूर्वी क्षेत्र में। और वहीं पश्चिमी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पश्चिमी क्षेत्र की चौड़ाई अधिक है, इस वजह से वहां पर ऊंचाई तो पाई जाती है लेकिन पूर्वी क्षेत्र की अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, उत्तरी क्षेत्र में चौड़ाई अधिक है, इसका मतलब है कि इन क्षेत्रों में ऊंचाई कम होगी, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के उत्तरी भाग में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, उत्तरी भाग में, उत्तरी भाग की चौड़ाई अधिक है, ठीक है, चौड़ाई अधिक है और चौड़ाई अधिक होने के कारण ही इन क्षेत्रों की ऊंचाई क्या है, कम है, ठीक है। अब चौड़ाई अधिक है तो ऊंचाई कम हो गई। अब हम बात करेंगे कौन से एरिया की, दक्षिणी भाग का, मतलब दक्षिणी क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। दक्षिणी भाग में हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसकी ऊंचाई अधिक पाई जाती है या कम पाई जाती है, ठीक है। तो आप डायग्राम को बहुत अगर अच्छे से देखेंगे ना तो डायग्राम में ही सभी क्वेश्चंस का आंसर जो है आपको मिल जाएगा। यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो जो दक्षिणी भाग है वहां पर आप देख सकते हैं कि चौड़ाई क्या है, उत्तरी क्षेत्र के अपेक्षाकृत कम है, ठीक है। उत्तरी क्षेत्र के अपेक्षाकृत इस क्षेत्र में चौड़ाई क्या है, कम है। यहां पर अगर उत्तरी क्षेत्र में देखेंगे तो चौड़ाई इस प्रकार से अधिक दिखाई दे रही है और इन क्षेत्रों में आप देखेंगे तो चौड़ाई क्या है, ऊपर की अपेक्षाकृत नीचे की चौड़ाई क्या है, कम है। तो ध्यान रखिएगा, दक्षिणी भाग की चौड़ाई, दक्षिणी भाग की चौड़ाई कम है और कम होने की वजह से ही इन क्षेत्रों में ऊंचाई अधिक पाई जाती है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। जैसे ही आपने ये जान लिया कि कौन से क्षेत्र में ऊंचाई अधिक पाई जाती है तो आप वहां पर एक अनुमान और भी लगा सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में ऊंचाई अधिक पाई जाती है उसी क्षेत्र में उस पर्वत की सबसे उच्च चोटी पाई जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की जो चौड़ाई वो दक्षिणी भाग में कम होने के कारण, दक्षिणी भाग में कम होने के कारण इन क्षेत्रों में ही सर्वाधिक ऊंचाई पाई जाती है और सबसे ऊंची चोटी जो आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है उस सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट कॉस्क्यूस्को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ऊंची चोटी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की कौन सी है, माउंट कॉस्क्यूस्को। कहां पर स्थित है तो आपने सबसे पहले पढ़ ही लिया है कि अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाएं तो कौन कौन सा प्रांत मिलता है, तो आपने पढ़ा होगा, याद कीजिए लास्ट वीडियो में क्वींसलैंड, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, याद करके बताइए, न्यू साउथ वेल्स और नीचे हमने पढ़ा था विक्टोरिया, ठीक है। क्लियर है ये बात। तो ध्यान रखिएगा, माउंट कॉस्क्यूस्को जो ऊंची चोटी है, सर्वाधिक ऊंची चोटी, वो कहां पर पाया जाता है, तो न्यू साउथ वेल्स पर पाया जाता है, ठीक है, माउंट कॉस्क्यूस्को। क्लियर है ये बात। तो अब हमने सबसे पहले बात कर लिया कि ये किस प्रकार का पर्वत है, ठीक है, ऊंची चोटी कहां पर पाई जाती है। अब हम बात करने वाले हैं कि इस क्षेत्र की वायुमंडल की अपेक्षाकृत या एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंगली इसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं, ठीक है। तो मुख्य विशेषताओं को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर हवाएं किस प्रकार से चलती हैं और किस प्रकार से ये हवाएं जो है बारिश करती हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर कौन सा ओशियन पाया जाता है, तो हम कहेंगे साउथ पैसिफिक ओशियन, मतलब दक्षिण प्रशांत महासागर पाया जाता है, ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि जब दक्षिण प्रशांत महासागर में, ध्यान रखिएगा, जब दक्षिण प्रशांत महासागर में हाई प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है जो लैंड सरफेस है, जो लैंड सरफेस है वहां पर कौन सा प्रेशर डेवलप होगा, लो प्रेशर डेवलप होगा। पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट आप ये भी बता सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का जो है वो भाग जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि विषुवत रेखा से लेकर के आपका जो है मकर रेखा, ठीक है, यहां पर दक्षिणी गोलार्ध है तो इसका मतलब मकर रेखा के अंतर्गत हम बात करेंगे। तो विषुवत रेखा से लेकर के मकर रेखा
कि मध्य वाला क्षेत्र जो है वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कौन सी विंड्स चलती हैं, तो हम कहेंगे कि वहां पर व्यापारिक पवन चलती है। और व्यापारिक पवन की दिशा क्या होगी, हाई प्रेशर से किधर की ओर जाएगी ये हवाएं, लो प्रेशर की ओर जाएंगे। ठीक है, जो बच्चे विंड्स वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जाकर के विंड्स वाला वीडियो देखेंगे तो और भी अच्छे से उनको क्लियर हो सकेगा। ठीक है, वैसे व्यापारिक पवन की दिशा क्या होती है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। ठीक है, मतलब पूर्वी क्षेत्र से किधर की ओर चलती है ये हवाएं, पश्चिमी क्षेत्र की ओर चलती हैं। ठीक है, तो यहां पर भी इसी प्रकार से हवाएं जो है पूर्व से पश्चिम की ओर चलेंगी। आई थिंक आपको जो है हवाओं का डायरेक्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब डायरेक्शन समझ में आ गया है तो आप समझते चले जाइएगा कि किस प्रकार से ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो ऊपर से लेकर के नीचे तक फैला हुआ है किस प्रकार से मौसम में चेंजेस लाता है। ठीक है, यहां पर देखिए ये हाई प्रेशर से जैसे ही हवाएं लो प्रेशर की ओर जाएगी, ठीक है, हाई प्रेशर से जैसे ही हवाएं लो प्रेशर की ओर जाएंगी तो स्वाभाविक सी बात है यहां पर जो हाई प्रेशर बन रहा है वो कहां पर बन रहा है, तो हम कहेंगे साउथ पैसिफिक ओशियन पर बन रहा है। और साउथ पैसिफिक ओशियन मतलब जलीय सतह। ठीक है, और जलीय सतह से जब हवाएं चलती हैं तो अपने साथ वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा आर्द्रता लेकर के चलती हैं। और जैसे ही आर्द्रता लेकर के चलेंगी तो ध्यान रखिएगा जैसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के जो है आपके पूर्वी किनारों पर टकराएगी। कौन से किनारों पर, तो ध्यान रखिएगा पूर्वी किनारों। पूर्वी किनारों मतलब मैं यहां पर जो स्केच कर रहा हूं आप समझिएगा, इस क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र में क्या हो जाएंगी, टकरा जाएंगी। ठीक है, और जैसे ही टकराएंगी आपको मालूम होना चाहिए, देखिए यहां पर डायग्राम के द्वारा आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे ही पूर्वी क्षेत्र में टकराएंगी, अगर आपने पर्वतीय वर्षा का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है, मान लीजिए ये माउंटेन है, ठीक है, ये माउंटेन है, अगर इस क्षेत्र में हाई प्रेशर बना हुआ है और इस क्षेत्र में लो प्रेशर बना हुआ है, ठीक है, एकदम स्क्रीन पर दिमाग रखिएगा। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो कोई ऐसा नहीं है जो अभी आप समझ ना सके। ठीक है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। ठीक है, बस आपको मालूम होना चाहिए कि हवाएं किधर की ओर चलेंगी, हाई प्रेशर से किधर की ओर जाएंगी, ये हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएंगी। और जैसे ही हाई प्रेशर से हवाएं निकलेंगी तो पर्वत के बीच में आने के कारण ये हवाएं पर्वत के सहारे किधर की ओर चढ़ेंगी, ऊपर की ओर चढ़ेंगी। और जैसे ही ऊपर की ओर चढ़ेंगी ना तो ये हवाएं ध्यान रखिएगा सैचुरेट हो जाएंगी, संतृप्त हो जाएंगी। ठीक है, संतृप्त हो जाएंगी और संतृप्त होने के कारण ही ये हवाएं बारिश करने लगेंगी। मतलब संतृप्त होने के बाद संघरण की प्रक्रिया होगी और बारिश होगी। ठीक है, इसी वर्षा को यहाँ पर जो इन क्षेत्रों में जो बारिश होगी इसी वर्षा को हम कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल, मतलब पर्वतीय वर्षा। ठीक है, किस प्रकार की वर्षा हो जाएगी, पर्वतीय वर्षा हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये हवाएं जैसे ही पर्वत को क्रॉस करेंगी ये हवाएं क्या हो जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी, शुष्क हो जाएंगी। और शुष्क होने के कारण ही जब ये हवाएं पर्वत के इस और पहुंचेंगी, लो प्रेशर की ओर पहुंचेंगी, हवाएं शुष्क होने के कारण ही ये हवाएं वर्षा नहीं कर पाएंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि पर्वत के जिस ढाल के सहारे हवाएं नीचे की ओर उतरती हैं उस ढाल पर कौन सा जोन बन जाता है, तो वृष्टि छाया प्रदेश, मतलब रेन शैडो जोन बनता है। सेम यही कॉन्सेप्ट, सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट जो है आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में भी मिलेगा। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से जैसे ही यहां पर से हाई प्रेशर से हवाएं आगे की ओर बढ़ेगी, ध्यान रखिएगा जैसे ही हाई प्रेशर से हवाएं आगे की ओर बढ़ेगी तो हाई प्रेशर से जब हवाएं आगे की ओर बढ़ रही है तो बीच वाले क्षेत्र में क्या पड़ रहा है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पड़ रहा है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पड़ रहा है। इसका मतलब है कि यहां पर हवाएं पर्वतीय वर्षा करेगी और पर्वतीय वर्षा करते हुए ही इस और पहुंचेगी, कौन से क्षेत्र में पहुंचेगी, ऑस्ट्रेलिया का कौन से एरिया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के कौन से जो है दिशा में पहुंचेगी, तो ध्यान रखिएगा पश्चिमी क्षेत्र में पहुंचेगी। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र में पहुंचेगी। जहां पर पश्चिमी क्षेत्र का मतलब है इसी ढाल के सहारे हवाएं नीचे की ओर उतर रही है। और हमने बताया कि जहां पर हवाएं नीचे की ओर उतरती है उन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा पश्चिमी क्षेत्र में
वर्षा नहीं होगी। क्लियर है? क्यों नहीं होगी? क्योंकि वहां पर एक्चुअल में रेन शैडो जोन बनता है, वृष्टि छाया प्रदेश बन जाएगा। सर्वाधिक पर्वतीय वर्षा कौन से एरिया में हो जाएगी? तो आप बता सकते हैं सर्वाधिक पर्वतीय वर्षा कहां पर हो जाएगी? तो आप बता सकते हैं कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पूर्वी किनारों पर, ठीक है, पर्वतीय वर्षा सर्वाधिक मात्रा में हो जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे वर्षा क्यों हो रही है और किस प्रकार से ये हवाएं जो है इन क्षेत्रों को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही हैं। अब देखिए वर्षा का तो आपने समझ लिया कि किस प्रकार से प्रभावित करेंगी। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा सा और रफ कर देता हूं जिससे आपको और भी चीजें जो है मैं समझा पाऊं। ठीक है, और भी चीजों को यहां पर समझाना है। चलिए देखते हैं इसके साथ ही साथ क्या क्या और चीजों को प्रभावित करेगी ये हवाएं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये हवाएं जो हैं, जैसे ये हवाएं, हमने पहले ही बता दिया कि इन क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होगी। इन क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होगी। कौन सी वर्षा? तो पर्वतीय वर्षा होगी। और ये वाला जो क्षेत्र होगा, पश्चिमी क्षेत्र जो होगा, वो वर्षा से अछूत रह जाएगा। मतलब इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं हो पाएगी, रेन शैडो जोन बनेगा। क्लियर है ये बात? जहां पर वर्षा होगी उन्हीं क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में जो है लोगों का निवास बनता है। ठीक है, तो आपने देखा भी होगा कि सबसे अधिक जो है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी जो है कौन से एरिया में मिलेगा? तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है सबसे अधिक मात्रा में आपको मिलने वाला है इन्हीं क्षेत्रों में। कौन कौन से क्षेत्र में? तो आप देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है आपका क्वींसलैंड का एरिया है। ये कौन सा एरिया? क्वींसलैंड का एरिया है। और क्वींसलैंड की राजधानी हमने पढ़ा था, याद कीजिए। उसमें मैंने शॉर्टकट ट्रिक भी बताया था कि हम सबसे पहले क्या करते हैं ग्रेजुएशन में, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बीसीए करते हैं, याद कीजिए। उसके बाद क्या करते हैं, हम करते हैं एमए, और उसके बाद करते हैं पीएचडी। याद कीजिए, ये शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था। इसका मतलब सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि क्वींसलैंड की राजधानी कौन सी है। ठीक है, क्वींसलैंड की राजधानी कौन सी है? क्लियर है? याद है सभी को? आई थिंक सभी को याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है इसका मतलब आप जो है गलत दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है हमने सबसे पहले यहां पर हम बात कर रहे हैं, यहां पर मिलने वाला कुछ महत्वपूर्ण से जैसे सनराइज है ना, या सनसेन भी कहा जाता है, सनराइज या सनसेन। ठीक है, सनसेन कोस्ट याद रखिएगा जो महत्वपूर्ण है। इन्हीं क्षेत्रों में आपको मिलेगा गोल्ड कोस्ट। ठीक है, कौन सा कोस्ट मिलेगा? गोल्ड कोस्ट। ये महत्वपूर्ण शहर है जो पूर्वी क्षेत्र में बसे हुए हैं। ठीक है, इसी के नीचे अगर हम बात करें न्यू साउथ वेल्स, तो वहां पर आपको मिलेगा, क्या मिलने वाला है? तो यहीं पर आपको मिलेगा, याद कीजिए कौन सा शहर मिलेगा, कौन सी पूरे ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऑस्ट्रेलिया की जो है राजधानी कौन सी है? कैनबरा। क्या मिलेगा आपको? कैनबरा। ठीक है, यहां पर आपको मिलेगा कैनबरा। ये आप देख सकते हैं कैनबरा। ठीक है, ये जो महत्वपूर्ण शहर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी के सभी महत्वपूर्ण शहर कौन से एरिया में आपको दिखाई देंगे? पूर्वी क्षेत्र में आपको दिखाई देंगे। क्लियर है? रीजन क्या है इनका पूर्वी क्षेत्र में होने का? तो ध्यान रखिएगा, इन क्षेत्रों में वर्षा अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में जीडीआर मतलब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है पूरा का पूरा मौसम को ही बदल देता है। ठीक है, पूरा एटमॉस्फेयर को चेंज कर देता है। इसके पूर्वी क्षेत्र में ही वर्षा हो जाती है और पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा नहीं होने के कारण ही इन क्षेत्रों में वर्षा मतलब जल की कमी पाई जाती है। ठीक है, जल की कमी पाई जाती है। और इसी वजह से मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि ऑस्ट्रेलिया को जो है प्यासी भूमि का देश या प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ही वर्षा होती है। अधिकतर भाग जो है आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा पश्चिमी क्षेत्र जो है वो उन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका जो है जीडीआर जो है मतलब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो मौसम को क्या कर दे रहा है, जलवायु को क्या कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा है। ठीक है, तो जीडीआर का हमने सबसे पहले पॉइंट में क्या पढ़ा था, ये किस प्रकार का पर्वत है। उसके बाद देखा था हमने ऊंची चोटी के बारे में। तीसरा देखा कि ये एक्चुअल में जलवायु विभाजक का कार्य करता है। ठीक है, किसका कार्य करता है? जलवायु विभाजक, मतलब जलवायु के विभाजन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल
किसका है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का है। और यही कारण है, जलवायु विभाजक का कार्य करता है, यही कारण है कि जो ऑस्ट्रेलिया का, या हम यहां पर लिख सकते हैं जो जीडीआर का जो पूर्वी क्षेत्र है जहां पर सर्वाधिक बारिश होती है, वो जो है मॉनसूनी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। कौन से जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, मॉनसूनी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। मॉनसूनी जलवायु प्रदेश आपने पढ़ा होगा बहुत विस्तार में, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मॉनसूनी जलवायु प्रदेश में लगभग जो है 150 या 200 या 250, मतलब 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक यहाँ पर जो है बारिश होती है, वर्ष भर बारिश होती है। क्लियर है, यहाँ पर जो है मॉनसूनी रूप में जो है बहुत सारे वृक्ष पाए जाते हैं। क्लियर है, तो ये सभी प्रकार की विशेषताएं पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ इसकी ऊंचाई की, तो पूरे विश्व में जो है सबसे लंबा जो आपका मोरदार पर्वत है, सबसे पहला कौन सा है, सबसे विश्व में सबसे पहले नंबर पर कौन सा है, तो आपने पहले ही पढ़ा होगा कि सबसे पहले नंबर पर आपको मिलेगा कौन सा पर्वत, एंडीज पर्वत है। ठीक है, एंडीज पर्वत जो सबसे लंबा है। सेकंड नंबर पर कौन सा है, रॉकीज पर्वत। कहां पर सिचुएटेड है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है और आप जानते ही कि कहां पर स्थित है। ठीक है, थर्ड नंबर पर आपको मिलेगा ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, थर्ड नंबर पर मिलेगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और फोर्थ नंबर पर हमारा हिमालय है। ठीक है, फोर्थ नंबर पर हिमालय है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऊंचाई के आधार पर जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है तीसरे नंबर पर स्थित है। कितनी है इसकी ऊंचाई, तो आप बता सकते हैं कि जीडीआर की ऊंचाई जो है 3700 किलोमीटर है। ठीक है, मैंने यहां पर लिखा भी है, आप देख सकते हैं 3700 किलोमीटर है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ये तो मैंने यहाँ पर ब्लैंक सीट में आपको समझा दिया, लेकिन पढ़ने का मजा तो तब है जब आप एक्चुअल में उन सब चीजों को ओरिजिनली देखें, क्योंकि देखने से जो चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि एक्चुअल में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूं, जिसे ये देखिए ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया आपके सामने खुल करके सामने आ गया है। अब हमें इसके बारे में पढ़ना है जो हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, ये देखिए इन क्षेत्रों में, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया आपके सामने खुला हुआ दिखाई दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया का कौन से पार्ट में हमने पढ़ा था, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है उत्तर से लेकर के दक्षिण तक। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरे कर्सर पर आप सभी का ध्यान होना चाहिए, जिससे मैं अच्छे से समझा पाऊं। ठीक है, ये आपका उत्तर का क्षेत्र है। ठीक है, क्वींसलैंड, ये कारपेंट्रिया की खाड़ी हमने पहले पढ़ लिया है। तो ये आपका क्वींसलैंड है, उत्तर से लेकर के कहां तक फैला हुआ है, उत्तर से लेकर के ये दक्षिण तक फैला हुआ है। ठीक है, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक। क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि आपका जो है आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बता सकते हैं सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हमने पढ़ा माउंट कॉस्क्यूस्को। क्या पढ़ा हमने, माउंट कॉस्क्यूस्को। कहां पर स्थित है, तो चलिए देख लेते हैं कहां पर स्थित है। तो देखिए सबसे माउंट कॉस्क्यूस्को जो है आप देख सकते हैं कहां पर स्थित है। ये देखिए मैं यहां पर और जूम कर दूं जिससे आपको और अच्छे से दिखाई दे। क्लियर है। एक्चुअल में क्या है कि मैंने ऑनलाइन ही इसे, अभी मैं ऑनलाइन ही इसे जो है सर्च कर रहा हूं। आप देख सकते हैं, देखिए कॉस्क्यूस्को नेशनल पार्क आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं। तो देखिए कॉस्क्यूस्को नेशनल पार्क है, ये कॉस्क्यूस्को चोटी पर ही स्थित है आपका माउंट कॉस्क्यूस्को। कहां कहां पर किसके किसके मध्य स्थित है, हमने पढ़ा है कि कौन से पर्वत पर स्थित है, मतलब कौन से प्रांत पर स्थित है, तो हमने पढ़ा था इसे कि न्यू साउथ वेल्स पर स्थित है। तो देख सकते हैं आप माउंट कॉस्क्यूस्को जो है इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कॉस्क्यूस्को नेशनल पार्क भी उन क्षेत्र में या उस चोटी पर स्थित है। ठीक है, अभी तो हमने ये कॉस्क्यूस्को को देखा, लेकिन याद रखिए यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं जो पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसके बारे में भी हम यहाँ पर अभी अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से जो है इन क्षेत्रों में इंपॉर्टेंट बंदरगाह पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ इसे दिखाने के लिए, ये देखिए
यहां पर आप जैसे ही देखेंगे ब्रिस्बेन आपको दिखाई दे रहा है क्वींसलैंड में, है ना। ये देखिए हमने जो सनसाइन कोस्ट के बारे में बात किया वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं जिससे बच्चों को और आप लोग को और अच्छे से क्लैरिटी से दिखाई दे सके। ये देखिए, या इसको मैं इसे चेंज कर देता हूं, यहां पर इस डायग्राम में आपको अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, ये देखिए सनसाइन कोस्ट है। ठीक है, ये सनसाइन कोस्ट है, ये ब्रिस्बेन है जो आपका राजधानी है क्वींसलैंड की। वहीं ये देखिए गोल्ड कोस्ट है। ये तीन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, सीरीज याद रखिएगा। सीरीज याद रखने से क्या होता है कि अगर क्वेश्चन कहीं से भी आए आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा रहेगा कि क्वेश्चन कहीं से भी आए आपसे तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, और इसी कॉन्फिडेंस से तैयारी करने का फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है आप तैयारी कितना ही कर लें। ठीक है, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो मेरे हिसाब से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो पढ़ाई बेकार हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सिडनी। ठीक है, ये भी इस क्षेत्र में स्थित है। सिडनी के साथ साथ जो है ध्यान रखिएगा हमने पढ़ा है कैनबरा। ध्यान रखिए ये कैनबरा जो है वो राजधानी ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन ये बंदरगाह नहीं है। यहां से क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह नहीं है, या कौन से जो है देश की राजधानी जो है बंदरगाह पर बंदरगाह कौन सी देश की राजधानी निम्नलिखित में से बंदरगाह पर या बंदरगाह नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आपसे बना सकता है, लेकिन आपके पास जो हथियार है वो है कॉन्सेप्ट और वो है आपकी जो है प्रिपरेशन। ठीक है, तो इससे हम दूर नहीं भाग सकते, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से समझाते हुए ही इन चीजों को समझाया है। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको बताया कि किस प्रकार से ये कौन कौन से एरियाज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये अभी जो है हमने कौन कौन से एरिया को देखा, तो आप बता सकते हैं कौन कौन से एरिया को देखा। सबसे पहले हमने देखा सनसाइन कोस्ट सबसे उत्तरी भाग में, फिर ब्रिस्बेन, फिर गोल्ड कोस्ट, और उसके बाद हमने कौन सा देख लिया इंपॉर्टेंट क्षेत्र के रूप में सिडनी। ठीक है, ये चार जो है बंदरगाह महत्वपूर्ण रूप से आप याद रखिएगा। ठीक है, बस इतना ही आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में समझना था। ठीक है, तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से आपको जो है ब्लैंक पीपीटी में भी समझा दिया। उसके बाद मैंने दिखाने की भी कोशिश की जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, यहाँ पर मैंने नोट्स भी बनवा दिया आपके कि कौन कौन से जो है नोट्स आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपसे मेंस में प्रश्न पूछता है या प्रीलिम्स में भी इन एरिया से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर नोट्स भी बनवा दिए। ठीक है, 4 पॉइंट के रूप में। यहाँ पर ये भी बता दिया कि ये जो क्षेत्र है वो मॉनसूनी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी इन्हीं एरिया में पूर्वी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ओवर होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं ये सेंट्रल लोलैंड्स के बारे में, मतलब ध्यान रखिएगा मध्यवर्ती उच्च भूमि। ठीक है, मध्यवर्ती उच्च भूमि को भी हम इस डायग्राम के थ्रू सबसे पहले समझेंगे और उसके बाद फिर से हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है ये दिखाई देती हैं। ठीक है, किस प्रकार की विशेषताएं रखी हैं। ठीक है, देखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के ये आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ठीक है, जो पूर्व उत्तर से लेकर के दक्षिण तक पाया जाता है। ये उत्तर से लेकर के किधर तक पाया जाता है, दक्षिण तक पाया जाता है। अब देखिए इसी के पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है, वेस्टर्न एरिया में ये वाला जो भाग है, ठीक है, इस ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, इसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल लोलैंड। क्या कहते हैं, मध्यवर्ती, क्या कहते हैं, मध्यवर्ती निम्न भूमि। याद रखिएगा कौन सी भूमि है ये, निम्न भूमि, मतलब धंसा हुआ क्षेत्र है। वैसे भी आप जानते हैं कि जो नदियां होती हैं वो कौन से क्षेत्र में बहना पसंद करती होंगी, ऊंची क्षेत्र में या ढलान वाले क्षेत्र में। तो आप सभी अच्छे से जानते हैं कि जो जल का प्रवाह है वो हमेशा ही ढलान वाले क्षेत्र में बहने की कोशिश करता है। यही रीजन है कि यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट रिवर्स चलती हैं। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स है उसे हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है,
ध्यान रखिएगा, यहां पर भी हम बात करें तो ये विक्टोरिया रेंज है, या रेंज ना कह करके हम कहें कि विक्टोरिया प्रांत है। इसके ऊपर आपको मिलेगा न्यू साउथ वेल्स और इसके ऊपर मिलेगा क्वींसलैंड, ठीक है। अब याद रखिएगा, विक्टोरिया शहर से ही एक नदी निकलती है, विक्टोरिया शहर से ही नदी निकलती है, लेकिन याद रखिएगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पश्चिमी क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पश्चिमी क्षेत्र की बात करें, यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मुर्रे रिवर। क्या नाम है? मुर्रे रिवर। सबसे पहले याद रखिएगा, मैं यहां पर आपके लिए ये पूरा का पूरा पीपीटी बना रखा हूं, इसलिए नोट्स के लिए आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। नोट्स के लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं, बस आप समझते जाइए। ये आपका मुर्रे रिवर है। कौन सी रिवर है? मुर्रे। नाम याद रखिए, कई लोग मर्रे भी कहते हैं, बट मर्रे नहीं है, मुर्रे है, ओके। मुर्रे रिवर के बाद अगर हम बात करें कैनबरा, ठीक है, जो आपको देखने को कहां पर मिलेगा, आप देखिए कैनबरा जो है आपकी राजधानी, कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, यहां इस एरिया से, इस कैनबरा वाले एरिया से एक नदी निकलती है मुरुम्बीज, ठीक है। मुरुम्बीज कौन सी रिवर है? ये ध्यान रखिएगा, ये रिवर का नाम ही है मुरुम्बीज, ठीक है। इस रिवर का नाम ही है मुरुम्बीज रिवर, ठीक है। ये रिवर जो है मुर्रे रिवर की सहायक नदी है। कैसी नदी है ये? सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? तो आपको बताना पड़ेगा, मुरुम्बीज जो है वो मुर्रे रिवर की सहायक नदी है। ये आपकी मुर्रे रिवर, और यही इसकी जो सहायक नदी है मुरुम्बीज, वो इस प्रकार से कैनबरा से निकल करके और ये मुरुम्बीज जो है वो मिल जाती है मुर्रे रिवर में, और जैसे ही मिलती है ये आगे की ओर बढ़ती है, ठीक है। और इसी न्यू साउथ वेल्स वाले एरिया से ही एक नदी आती है। कौन सी नदी है वो? तो ध्यान रखिएगा, इसी नदी का नाम है डार्लिंग रिवर, ठीक है। कैसी रिवर है? डार्लिंग रिवर है, ठीक है। सबसे प्रिय रिवर है ये। ध्यान रखिएगा, जैसे ये जो है वेंटवर्थ नाम है वेंटवर्थ, क्लियर है। ये एक शहर का नाम है। इसी वेंटवर्थ शहर पर ही मुर्रे रिवर और ऊपर से डार्लिंग रिवर, ये दोनों ही रिवर आकर के मिल जाती हैं। और इसके बाद जो है ये नदी दक्षिण दिशा में, इसके बाद ये नदी दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती हैं, और दक्षिण दिशा में प्रवाहित होकर के ये नदी जो है कौन से खाड़ी में गिरती है? तो ध्यान रखिएगा, इनकाउंटर की खाड़ी, ठीक है। इनकाउंटर की खाड़ी में ये नदी जा करके विलीन हो जाती हैं, ठीक है। ये इतनी महत्वपूर्ण नदी है कि ये सभी नदियां जो है मुख्य रूप से कहां पर चलती हैं? मध्यवर्ती निम्न भूमि या लोलैंड्स में चलती हैं। पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी है मुर्रे। याद रखिएगा, कौन सी नदी है? सबसे लंबी नदी है मुर्रे रिवर, ठीक है। सेकंड जो है वो है मुरुम्बीज, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मुरुम्बीज, ये जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है? मुरुम्बीज रिवर, ठीक है। मुरुम्बीज रिवर किसकी सहायक नदी है? ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि मुरुम्बीज रिवर जो है किसकी सहायक नदी है। आपको मालूम होना चाहिए किसकी सहायक नदी है, जल्दी बताओ। मुरुम्बीज रिवर जो है वो मुर्रे नदी की सहायक नदी है, क्लियर है। तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा आपका मुरुम्बीज रिवर, ठीक है। तीसरे नंबर पर आपको बताना पड़ेगा कि ये डार्लिंग रिवर, ठीक है। डार्लिंग रिवर, ये तीन नदियां जो हैं ये तीनों ही फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर पर यहां पर मैंने लिख दिया है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्लियर है। केवल ये नदियां ही नहीं बहती हैं इस लोलैंड्स पर, यहां पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज जो है हम देखने को यहां पर देखेंगे। जो सबसे यहां पर आप देख सकते हैं कि इन क्षेत्रों में जो है सबसे इंपॉर्टेंट रूप में एक झील पाया जाता है, ठीक है। ये झील जो है, ये झील का नाम क्या है? तो आप बता सकते हैं कि इस झील का जो नाम है वो है कौन सा झील? आयरी झील, ठीक है। ये जो है आयरी झील इसी क्षेत्र में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, नाम क्या है इस झील का? तो आयरी झील। पूरे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का जो सबसे बड़ा झील है आयरी झील है, ठीक है।
और इस झील की विशेषता क्या है कि ये झील जो है आपका सामान्य या हम कहें तो आपका जो ओशियन लेवल है, समुद्र का जो आपका लेवल है, स्तर है, उससे 15 मीटर गहरे एरिया में पाया जाता है। इसलिए इसे इस झील को जो है डेड हार्ट भी कहा जाता है, मृत जो है आपका दिल भी, इसे मृत हृदय का भी संज्ञा जो है इसे दिया जाता है। कौन से झील को? आयरे झील को। और इसी झील के पास ना, इसी आयरे झील के पास ही एक यहाँ पर पर्वत पाया जाता है, या पर्वत ना कह करके हम कह सकते हैं कि रेंज पाया जाता है। इसी रेंज का नाम ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछ भी चुका है। इसी रेंज का नाम है आयरिश रेंज। क्या नाम है इसका? आयरिश रेंज, या आयरिश ना कह करके इसका और एक नाम है उलुरु। नाम याद रखिएगा, उलुरु। क्लियर है? कभी क्वेश्चन उलुरु के नाम से पूछेगा और कभी क्वेश्चन जो है आयरिश के नाम से पूछेगा। एक्चुअल में होता क्या है, ये जो रेंज है वो मॉर्निंग के टाइम में, मतलब सुबह के समय में रेड दिखाई देता है, और जैसे जैसे दिन ढलता जाता है उसके कलर जो है अलग अलग फॉर्म में चेंज होते जाते हैं। इसलिए एक बार प्रश्न पूछ लिया कि रंग बदलने वाला जो है पर्वत कौन सा है, या रंग बदलने वाला जो है रेंज कौन सा है, तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा रेंज है। तो आपको बताना पड़ेगा कि उलुरु रेंज, या आपको बताना पड़ेगा आयरिश रेंज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने बना भी रखा है जिससे आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर सकें और आप अपना जो है नोट्स तैयार रखें। ठीक है, देखिए मुर्रे नदी के बारे भी मैंने लिख दिया कि इसकी ऊंचाई, सॉरी इसकी लंबाई है वो सर्वाधिक है, कितनी है? 2508 किलोमीटर। ठीक है, वैसे ही मुरुम्बिस रिवर के बारे में भी मैंने बता दिया कि ये दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई कितनी है? 1450। तीसरी नदी के बारे में बता दिया, डार्लिंग रिवर, जो 3rd नंबर की नदी है, 1472 किलोमीटर। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आयरे झील के बारे में बता दिया कि ये सबसे बड़ी झील है। क्लियर है? और ये रॉक के बारे में भी बता दिया, या इस पर्वत के बारे में बता दिया कि ये रंग बदलने वाला पहाड़ है। इसके साथ ही मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है रिवेरिन क्षेत्र। रिवेरिन क्षेत्र हम कौन से क्षेत्र को कहते हैं समझ जाइए। ठीक है, रिवेरिन क्षेत्र, देखिए ये वाला जो एरिया है, मतलब जहां पर ऊपर से डार्लिंग रिवर आ रही है और एक क्षेत्र से मुर्रे रिवर आ रही है। ठीक है, कहां पर मिलते हैं ये? वेंटवर्थ में। ठीक है, यहां पर देखिए मैंने लिखा है वेंटवर्थ। अब जैसे ही दोनों मिल जाते हैं तो इस नदी का नाम हो जाता है मर्रे या मुर्रे डार्लिंग रिवर। तो इस नदी का जो आसपास वाला जो एरिया है, ठीक है, इस नदी के आसपास वाला जो एरिया है, ठीक है, इस एरिया में कृषि सर्वाधिक होती है। ठीक है, कृषि क्या हो जाती है? सर्वाधिक हो जाती है। ठीक है, ये मतलब हम कहें जैसे हमारे यहाँ गंगा का जो क्षेत्र है जहां पर सर्वाधिक कृषि होती है, तो ध्यान रखिएगा पूरे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में सर्वाधिक कृषि जो है इसी मुर्रे और डार्लिंग रिवर बेसिन में पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ पर कृषि होती है और सर्वाधिक फसल यहाँ पर जो पाया जाता है वो है धान। ठीक है, धान की कृषि यहाँ पर सर्वाधिक होती है। तो ये जो उपजाऊ क्षेत्र है ना मर्रे डार्लिंग रिवर की, इसी क्षेत्र को हम कहते हैं रेवेरिन एरिया। ठीक है, रेवेरिन क्षेत्र। ठीक है, तो इसी को मैंने यहाँ पर बता दिया है कि रिवेरिन जो एरिया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, तो आप बता सकते हैं कि मुर्रे डार्लिंग नदी घाटी क्षेत्र को ही रिवेरिन क्षेत्र कहते हैं। यह क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया की सबसे उपजाऊ भूमि है। इन क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? धान की खेती होती है। तो मैंने जो समझाया है उसके लिए यहाँ पर मैंने आपके लिए नोट्स भी बना दिया है, जिससे आपको अलग से कुछ जो है तैयार करने की आवश्यकता नहीं पड़े। इसके बाद जो है हम इसके बारे में एक्चुअल में देखेंगे कि ये किस प्रकार का जो है दिखाई देता है, जिससे हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहां पर हम जो है चेंज करते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, देखिए मुर्रे रिवर के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख सकते हैं कि ये जो मुर्रे रिवर जो है वो कहां पर पाया जाता है। ठीक है, ये देखिए मुर्रे रिवर के बारे में कि लोकेशन जो है कहां पर ले जा रहा है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसे हम थोड़ा सा
जूम आउट करते हैं जिससे हमें समझ में आ जाए, ठीक है। सबसे पहले यस, आप देखिए ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में भी अगर हम आगे जूम करें, ठीक है, हम जूम करें तो सबसे पहले हम देखेंगे मुर्रे रिवर बेसिन, ठीक है, मुर्रे रिवर बेसिन। यहां पर हम सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, मुर्रे रिवर, तो ये देखिए, ठीक है, ये आप देख सकते हैं आपके सामने ये जो एरिया दिखाई दे रहा है वो कौन सा रिवर है, मुर्रे रिवर, ठीक है। मुर्रे रिवर एक्चुअल में कौन से प्रांत से निकला हुआ है, तो विक्टोरिया प्रांत से। आप देख सकते हैं यहाँ पर विक्टोरिया प्रांत लिखा हुआ है, ठीक है। इस विक्टोरिया प्रांत से ये नदी निकलती है। कौन सी नदी है ये, तो ध्यान रखिएगा कौन सी नदी है, तो हम लोगों ने पढ़ा मुर्रे रिवर है, ठीक है। ये मुर्रे रिवर जो है, ध्यान रखिएगा, ये मुर्रे रिवर की अगर हम बात करें तो इसी रिवर की सहायक नदी जो है, इसी रिवर की जो सहायक नदी है, ये देखिए हमने पढ़ा कि मुरुम्बिज रिवर, ठीक है। मेरा लोकेशन देखिएगा, मेरा जो कर्सर किस प्रकार से मूव होगा जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये मुर्रे रिवर जो है इस प्रकार से सबसे पहले किधर की ओर बहती है, अपने दिशा से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, पश्चिम की ओर बहती। थोड़ा और जूम कर लें जिससे आपको समझ में आए कि कहां पर वेंटवर्थ है, ठीक है, कहां पर वेंटवर्थ है, ठीक है। ये देखिए ये वेंटवर्थ है, ठीक है। और ऊपर से आ रही है डार्लिंग रिवर। ये आपको अगर मैं थोड़ा सा, यस, अब देखिए शायद सभी को दिखाई दे, मेरा कर्सर देखिएगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो है थोड़ा सा खुरदुरा सा एरिया जहां से मेरा एरो जो है मूव कर रहा है, ये एक्चुअल में डार्लिंग रिवर है, ठीक है। इस प्रकार से डार्लिंग रिवर न्यू साउथ वेल्स से आ रही है, ठीक है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है आपकी जो है मुर्रे रिवर, ठीक है। यहाँ पर दोनों वेंटवर्थ में मिलते हैं और वेंटवर्थ में मिलने के बाद ये फिर से आगे की ओर बढ़ते हैं और ये जैसे ही आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलता है जो है इनकाउंटर की खाड़ी। हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं इनकाउंटर की खाड़ी जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर जो है इनकाउंटर बे, ठीक है। ये देखिए इनकाउंटर बे मतलब आपको दिखाई देना चाहिए कि कहाँ पर इनकाउंटर बे है। देखिए ये वाला जो एरिया है इनकाउंटर बे में, इस एरिया में आकर के आपकी जो मुर्रे और डार्लिंग रिवर है यहाँ पर आकर के विलीन हो जाती है। और इसी क्षेत्र में एक जो है छोटा सा द्वीप पाया जाता है जिसका नाम कंगारू द्वीप है, ठीक है। तो ये इनकाउंटर की खाड़ी है, क्लियर है। अब यहाँ पर हम आगे की ओर अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम आगे की ओर बात करें तो हमने मुर्रे रिवर भी बता दिया, मुरुम्बीज के बारे में भी समझाया और डार्लिंग रिवर के बारे में भी बता दिया, ठीक है। अब आयरे लेक और उलरूज, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं कि ये आयरिस जो है ये कहां पर पाया जाता है, ठीक है। ये आयरे लेक जो है आप देख सकते हैं कि किस क्षेत्र में देखने को मिलेगा। जस्ट ये एडिलेड जो हमने पढ़ा था कि साउथ ऑस्ट्रेलिया का जो भाग है उसी के जस्ट नॉर्थ साइड में ये देखिए लेक आयरे, ठीक है। ये मेरा कर्सर को और अच्छे से आप देख सकते हैं, ये देखिए ये लेक है आयरे, ठीक है। आई थिंक आपने देखा होगा, ये जो लेक है ये लेक आयरे है, ठीक है। इसी लेक के पास में, ठीक है, इसी लेक के पास में ये आयरे लेक जो है सबसे बड़ा लेक है। जैसे कैस्पियन सागर है ना, ये इसी प्रकार का क्षेत्र है। यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ पर जो जल है वो मुख्य रूप से या तो वर्षा का जल भरा हुआ होता है या तो फिर बर्फ से पिघला हुआ जो जल है वो यहाँ पर एकत्रित होता है, ठीक है। इसी झील को हम कहते हैं जो है आपका अंतः प्रवाह झील, ठीक है। अंतः प्रवाह झील कहा जाता है आयरे लेक को, ठीक है। इसी के साथ हम यहाँ भी देख लेते हैं उलरूज के बारे में जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए कि उलरूज पर्वत जो है वो किस प्रकार से रंग बदलता है, ठीक है, किस प्रकार से रंग बदलता है, ठीक है। तो आपके सामने देखिए यहाँ पर ये जो लेक दिखाई दे, सॉरी, ये जो आपको छोटा सा पर्वत दिखाई दे रहा है उलरू, ये पर्वत जो है जैसे ही मॉर्निंग में जो है
सूर्य की किरणें आती हैं उसी प्रकार से ये लाल कलर का दिखाई देता है, उस टाइम में लाल कलर का दिखाई देता है, और जैसे जैसे दिन ढलता चला जाता है उस प्रकार से इसका कलर एक्चुअल में चेंज होता है। होता क्या है, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो यहाँ पर जो है इन क्षेत्र में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं इसके ऊपर, ये एक्चुअल में कलर चेंज करती हैं, लेकिन अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि पर्वत ही कलर चेंज करता है। इसलिए एसएससी ने और कई स्टेट के पीएससी के जो प्रीलिम्स एग्जाम्स होते हैं वहां पर पूछा गया है कि रंग बदलने वाला पर्वत या रंग बदलने वाला जो है रॉक चट्टान कौन सा है और कौन से कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। क्लियर है ये बात? तो ये हमने देख लिया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आई थिंक आप समझ लिए होंगे। अब देखिए हमने पढ़ लिया लोलैंड्स के बारे में भी कि किस प्रकार से यहाँ पर नदियां प्रवाहित होती हैं, किस प्रकार से रिवेरिन एरियाज पाए जाते हैं, मतलब धान का कृषि जो है सर्वाधिक मात्रा में होगा, और उसके साथ साथ आयरेज हिल के बारे में पढ़ा, और यहाँ पर हमने आयरेज रेंज के बारे में भी पढ़ लिया। अब अगर हम वेस्टर्न प्लेट्यू के बारे में बात करें, कौन से प्लेट्यू के बारे में बात करें, वेस्टर्न प्लेट्यू के बारे में बात करें, तो पहले ही नाम ही है वेस्टर्न प्लेट्यू, मतलब इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से पठारी क्षेत्र मिलेंगे। तो कौन कौन से पठारी क्षेत्र मिलेंगे देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पठारी क्षेत्र में सबसे पहला आपको नाम याद होना चाहिए किम्बरले। ठीक है, किम्बरले। आप देख सकते हैं कि ये कहां पर देखने को मिलेगा, तो आप बता सकते हैं कि ये जो है आपको, ये देखिए ये नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और यहां पर आपको मिलेगा साउथ ऑस्ट्रेलिया। क्या मिलेगा आपको? साउथ ऑस्ट्रेलिया। इसका मतलब है ये पूरा का पूरा जो पठारी क्षेत्र है वो कहां पर मिलेगा आपको? इसी नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और सदर्न ऑस्ट्रेलिया तक भी आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले क्या मिलेगा आपको? किम्बरले का पठार। एक्चुअल में पठार जो है आपको केवल नाम याद रखना है कि कौन कौन सा पठार मिलेगा। तो सबसे पहले आपको नाम क्या याद रखना है? किम्बरले का पठार। ठीक है, दूसरा जो है यहां पर हैमर्सकी। ठीक है, कौन सा पठार मिलेगा? ये हैमर्सकी। ठीक है, तीसरा जो है, जैसे ही आप नीचे की ओर आएंगे यहां पर आपको पर्थ दिखाई देगा, जो हमने पहले पढ़ लिया है। इसी पर्थ के जो है इस क्षेत्र में, मतलब पूर्वी क्षेत्र में, यहां पर मिलेगा आपको डार्लिंग रेंज। ठीक है, नदी नहीं, नदी कहां पर पाई जाती है? डार्लिंग रिवर न्यू साउथ वेल्स से, अभी हमने पढ़ा ना, न्यू साउथ वेल्स से नीचे की ओर आती है वेंटवर्थ के पास में, लेकिन डार्लिंग रिवर है वो। ठीक है, यहां पर हम डार्लिंग रेंज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डार्लिंग रेंज कहां पर पाया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा। क्लियर है ये बात? अब चौथे की बात करें तो अगर हम ऊपर की ओर चलें, ठीक है, एक्चुअल में नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया का जो मध्य भाग है वहां पर चले तो ये जो है फोर्थ नंबर का, थर्ड नंबर का हो गया आपका डार्लिंग। फोर्थ नंबर पर आप देख सकते हैं मैकडोनल्ड का पठार। ठीक है, मैकडोनल्ड का पठार इंपॉर्टेंट पठार है और कई बार जो है आपको क्वेश्चन के रूप में आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है यहां से क्वेश्चन बना दे नॉर्थ से साउथ की ओर जाए, हो सकता है यहां से क्वेश्चन बना दे कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार वेस्टर्न प्लेट्यूज में नहीं पाया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन बनाने के तरीके होते हैं। आपको केवल और केवल कॉन्फिडेंस रखना है, आपका प्रिपरेशन अच्छा से रखना है, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। ठीक है, तो चौथे नंबर पर आप मैकडोनल्ड की बात कर सकते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जो है पांचवें नंबर पर आप बता सकते हैं कि ये न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम मैं आपको बता दूं, ग्रे। ठीक है, नाम क्या है? ग्रे रेंज। ठीक है, ग्रे रेंज है। तो ध्यान रखिएगा, ग्रे रेंज जो है वो कहां पर स्थित है? तो न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सिक्स्थ नंबर का है। सब भूल जाइए लेकिन छठवें नंबर को नाम नहीं भूलना है, क्योंकि इसका नाम है फ्लिंडर्स। नाम क्या है? फ्लिंडर्स। ठीक है, ये फ्लिंडर्स रेंज जो है, ये फ्लिंडर्स रेंज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एग्जाम्पल किसका है मैं आपको बता दूं। आपने अगर ब्लॉक पर्वत के बारे में कभी सुना हो या पढ़ा हो तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका पर्वत है ये कोई और पर्वत ना हो करके ये है आपका ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। कौन से माउंटेन का एग्जाम्पल है? तो ध्यान रखिएगा, ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। कौन सा पर्वत?
या कौन सा रेंज, फ्लिंडर्स रेंज, ठीक है, फ्लिंडर्स रेंज। एडिलेड के जस्ट ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप मैप में देखेंगे फ्लिंडर्स रेंज, ठीक है। तो याद रखिए कि हमने कौन कौन से पठार के बारे में पढ़ लिया, तो किम्बरले, ठीक है, चारों ओर से, मतलब ऐसा आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसे शॉर्ट करके समझाऊं तो शायद और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी भाग है, इसकी चारों दिशाओं की हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर मिलेगा आपको किम्बरले, ठीक है, इसके बाद क्या मिलेगा, हैमर्सकी, इसके बाद नीचे क्या मिलेगा, डार्लिंग, इसके बाद क्या मिलेगा आपको, चौथे नंबर पर हम बता सकते हैं मैकडोनल्ड, और आपका 5वें नंबर पर मिलने वाला है ग्रे रेंज, ठीक है, ग्रे रेंज, और 6वें नंबर पर मिलेगा आपको फ्लिंडर्स। मतलब आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये पठारी क्षेत्र जो है वो ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पार्ट को चारों दिशाओं से घिरा हुआ है, ठीक है, वेस्टर्न प्लेट्यू, क्लियर है। अब इसके मध्य क्षेत्र में क्या पाया जाता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको यहां पर इतना ही बता दूं कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, फ्लिंडर्स, ठीक है, फ्लिंडर्स रेंज जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पर बता दिया कि ये ब्लॉक माउंटेन का जो है उदाहरण है, ठीक है। हमारे भारत में कौन सा ब्लॉक माउंटेन है, तो आप इसका जवाब कमेंट में करके दे सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपने यहाँ पर अच्छे से समझ लिया कि आज हमारे लिए क्या क्या चीजें जो है इंपॉर्टेंट रहा। आज यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं ये भी मैंने बता दिया। आज कंप्लीट रूप से माउंटेन भी पढ़ लिए, प्लेट्यूज भी पढ़ लिए, और लो लैंड के बारे में भी अच्छे से हमने देख लिया, ठीक है। तो आज यहाँ तक ही, अगले वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कौन कौन से डेजर्ट पाए जाते हैं, ठीक है, बात करेंगे हम कोरल रीफ के बारे में, बात करेंगे यहाँ की जनजातियों के बारे में, और हो सकता है तो हम बात करेंगे न्यूजीलैंड के बारे में, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान लगा करके पढ़िएगा, वीडियो देखने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टिक कीजिएगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि आप किस जो है स्टेज पर हैं, आपको और कितनी पढ़ने की आवश्यकता है, क्या आपको जो है आप तैयार हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये सब चीजों का एनालिसिस आपके खुद के हाथ में है, मैं तो केवल यहाँ पर मेंटर के फॉर्म में समझा सकता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइएगा कि किस प्रकार से इस चैनल में स्टडीज होती हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।